गुड इवनिंग क्लास। मैं एसपी चौधरी आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल समर्पण लाइव पर। देखिएगा, जैसा कि हमारा टॉपिक चल रहा था ज्योग्राफी का, बीच में क्लास आपकी हो गई थी यूक्रेन और रशिया के वॉर को लेकर के, जिसमें आपको पूरा डिटेल में समझा दिया था कि यूक्रेन का पार्ट क्या है, रशिया क्या है, अमेरिका का रोल क्या है, पोलैंड में क्या चल रहा है, जर्मनी में बेस कैसे बनाया गया है, वो सब कुछ बेसिक जो थे वॉर के और वॉर तक की कंडीशन जो थी वो सब कुछ आपको समझा दी गई थी। तो वो क्लास जो थी वो एक स्पेसिफिक क्लास थी और वो ज्योग्राफी का पोर्शन नहीं था। बट इससे पहले जब हम बात करेंगे ज्योग्राफी की, तो कॉन्टिनेंट्स चल रहे थे हमारे, जिसमें एशिया पूरा हो चुका है, नॉर्थ अमेरिका का पोर्शन जो है वो चल रहा है, अफ्रीका पूरा हो चुका है। तो अभी जो हम पढ़ने वाले हैं वो नॉर्थ अमेरिका के बारे में बस एक बेसिक चीज़ है जो कि अब हम पढ़ने वाले हैं। बाकी सारी चीज़ें जो हैं वो आपकी हो चुकी हैं। देख लीजिएगा एक बार, नॉर्थ अमेरिका की जिस कॉन्टिनेंट की हम बात कर रहे हैं उसमें जो कुछ भी है बेसिक आपके वो लगभग कंप्लीट हो चुके हैं। बस एक चीज़ जो मैं आपको दिखाना चाहता हूं, देखिएगा, वो ये है। गौर से देखिएगा, जब आप इस मैप को देखेंगे इस तरीके से तो आप ये पाएंगे कि अमेरिका का जो हिस्सा है, उस दिन वाली क्लास में भी मैंने आपको ये समझा दिया था कि जब भी हम बात करेंगे अमेरिका के हिस्से की तो उसमें ये देखेंगे कि अगर मैं इस मैप को घुमा देता हूं, उस दिन वाली क्लास में मैंने आपको ये समझाया था, इस मैप को एक्चुअल में ये ग्लोब है, जो बैकग्राउंड में आपको मैप दिखाई दे रहा है वो एक ग्लोब है। अगर इस ग्लोब को ऐसे खोल देंगे तो ये मैप बन जाएगा, ग्लोब को जोड़ देंगे तो ये हिस्सा जो है, इधर वाला जो हिस्सा है बिल्कुल लास्ट में इधर जाके मिल जाएगा। और आप इतना जानते हैं कि जब हम एशिया की बात करेंगे, क्योंकि ये तो नॉर्थ अमेरिका है इसलिए सिर्फ आपको नॉर्थ अमेरिका दिखाई दे रहा है, यहाँ वाला जो हिस्सा है, ये जो आपको नजर आ रहा है इस जगह पर, ये जो है वो अलास्का है। आपको दिखाई दे रहा होगा ये क्षेत्र कौन सा है, अलास्का का है। देखो ये लिखा हुआ है, ये वाला पूरा एरिया जो है वो अलास्का है। और इसके बराबर में देखो, ध्यान से देखना, जब इस मैप को जोड़ेंगे आप, ये अलास्का आपको नजर आ रहा है और यहां लिखा हुआ है एशिया। क्या नजर आ रहा है? एशिया नजर आ रहा है। देखिएगा, तो अलास्का एशिया से क्यों जुड़ा हुआ है, वो इस मैप में इसीलिए दिखा दिया गया है आपको कि जब आप ग्लोब को इस तरीके से इसको गोल करेंगे तो एशिया वाला जो हिस्सा है वो आकर के जुड़ जाएगा किसके साथ, नॉर्थ अमेरिका के साथ, तो वो अलास्का में जुड़ जाएगा। तो अलास्का का जो पोर्शन है सिर्फ वो आपका बचा है नॉर्थ अमेरिका में, बाकी जो है वो लगभग आपका हो चुका है। तो पहले हम अलास्का को खत्म कर लेते हैं, उसके बाद फिर हम साउथ अमेरिका की तरफ चलेंगे, जो कि इसके नीचे वाला जो है, इसके नीचे जब आप देखेंगे तो वो जाकर के आपको मिलेगा नीचे वाला क्षेत्र जो साउथ अमेरिका होगा या दक्षिण अमेरिका होगा। तो पहले हम अलास्का के बारे में कुछ बेसिक जानकारी है वो पहले देख लेते हैं, बहुत जल्दी 2-3 मिनट में, उसके बाद फिर हम चलेंगे नॉर्थ अमेरिका की तरफ। तो देखिएगा, जब भी हम अलास्का की बात करेंगे, ध्यान से सुनना, अलास्का की जब बात करेंगे तो आप ये पाएंगे कि अलास्का जो है पहले अमेरिका का हिस्सा नहीं था। क्लियर सुन लीजिए, ग्रीनलैंड पहले अमेरिका का हिस्सा था, जैसा कि पहली क्लास में आप देख चुके हैं, और अलास्का जो है वो हिस्सा नहीं था रशिया का, स्टार्टिंग में अमेरिका का हिस्सा नहीं था। देखिएगा, अब यहां परिस्थिति ये बनेगी कि अलास्का रूस खाली करेगा और ग्रीनलैंड को अमेरिका खाली करेगा। फिर से सुन लीजिए, अलास्का पहले रूस का हिस्सा हुआ करता था, ग्रीनलैंड पहले अमेरिका का हिस्सा हुआ करता था। लास्ट वाली क्लास में ज्योग्राफी में मैं आपको ये बता चुका हूं कि जो ग्रीनलैंड है वो अब डेनमार्क के अधिकार में है और अलास्का जो है वो किसके अधिकार में है, अलास्का जो है अब आ गया है अमेरिका के अधिकार में। तो देखिएगा 1959 में, गौर से सुनना, 1959 में या 1959 में एक व्यक्ति जिनका नाम है अलास्का, जिन्होंने खरीदा था विलियम एच सीवार्ड। क्या नाम है? देखिएगा, इतने टाइम पर 1958 में एक व्यक्ति जिनका नाम है विलियम एच शीवार्ड, ध्यान से सुन लेना इन चीजों को, जो शीवार्ड, विलियम एच शीवार्ड है, वो व्यक्ति है जिन्होंने जो अलास्का है, इस अलास्का को, ध्यान से सुनना, 72 लाख डॉलर, कितना, 72 लाख डॉलर में, ध्यान से सुनना, डॉलर को मैं एक्चुअली आगे लिख देता हूं जिससे कि आपके लिए आसान हो जाएगा। देखिएगा, 72 लाख डॉलर में अलास्का जो क्षेत्र है, जिस मैप पर अभी हम बात कर रहे थे, ये वाला आप देखिएगा, यहां पर जो अलास्का वाला जो क्षेत्र है वो पहले रूस का हिस्सा हुआ करता था। लेकिन 1959 में क्या हुआ कि 1959 के समय पर जो विलियम एच शीवार्ड हैं, इन्होंने अलास्का को खरीद लिया कितने रुपए में, 72 लाख डॉलर में। क्योंकि करेंसी आपको पता है यूएस में डॉलर ही चलता है, तो वहां रुपए को कैलकुलेट आप बाद में भले ही कर सकते हैं, लेकिन जब हम
एक्चुअल में या रियलिटी में बात करेंगे तो देखेंगे कि वहां आपको डॉलर में ही कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो 72 लाख डॉलर में अलास्का वाले क्षेत्र को खरीद लिया अमेरिका के एक व्यक्ति ने, और ये जो हिस्सा है वो अमेरिका का पार्ट बना दिया गया। कब? 1959 में। देखिएगा, जो अमेरिका है, अमेरिका में पहले 48 स्टेट हुआ करते थे। कितने? 48। लेकिन जब 1959 में इसमें एक और राज्य बढ़ गया, किसके नाम से? अलास्का के नाम से। इसका मतलब हो गए 49। ध्यान से सुनना, पहले जो अमेरिका है वो ग्रुप हुआ करता था। पहले जो अमेरिका है वो ग्रुप हुआ करता था 48 कंट्रीज का, या 48 देशों का एक ग्रुप हुआ करता था ये पहले। बाद में चल करके आप देखेंगे एक अलास्का जुड़ जाता है। इसका मतलब ये जो संख्या है वो हो जाएगी 49। अलास्का के जुड़ते ही अमेरिका में राज्यों की जो संख्या है वो कितनी हो जाएगी? 49 हो जाएगी, 49 हो जाएगी। और उसके बाद एक और जब सन आगे चलेंगे आप, यहां पहुंच जाएंगे 1960 में। 1960 में एक और राज्य आकर के अमेरिका का हिस्सा बन जाएगा जिसको कहा जाता है हवाई द्वीप। क्या कहा जाता है? हवाई द्वीप। तो ध्यान से सुनना, ये जो राज्य है वो कौन सा हो गया अमेरिका का? 50वां राज्य हो गया। तो आज के समय में अगर पूछा जाए कभी आपको कि यूएसए या यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में राज्यों की जो संख्या है वो कितनी है, अगर कभी आपको ये पूछा जाता है तो आप लगाइएगा कि यूएसए में जो राज्यों की संख्या है वो 50 है। और इन 50 स्टेट के आधार पर ही आप देखेंगे कि जो स्टार होते हैं, क्या होते हैं? स्टार, या जिनको तारे बोला जाता है। जब अमेरिका का जब आप मैप देखोगे तो स्टार या 50 तारों को मिलाकर के ही इसका क्या बना है? जो फ्लैग बना है अमेरिका का, उस पर आप देखेंगे कुछ स्टार्स दिखाए गए हैं। तो उन स्टार्स की संख्या कितनी है? उन तारों की संख्या कितनी है? वो 50 है। इसी से मिलकर के अमेरिका का जो फ्लैग बना है, अमेरिका का जो झंडा बना है वो बना है इन्हीं को मिलकर के। ध्यान से सुन लीजिएगा। तो कुछ बेसिक जानकारी अलास्का की जो आपके सामने आ चुकी है। अब कुछ फैक्ट और हैं अलास्का के, उसके बाद हम ये नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट खत्म करेंगे और आगे बढ़ेंगे अपने साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट की तरफ या दक्षिण अमेरिका महाद्वीप की तरफ। तो एक काम करिए, जैसा कि मैंने आपको टाइम देता हूं, पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम थोड़ा सा आगे चलते हैं और बेसिक जानकारी सीखते हैं अलास्का की। अलास्का का मैप आपको मैं अच्छे तरीके से दिखाई चुका हूं, समझा चुका हूं, तो उसमें कुछ ज़्यादा विशेष आपको समझना है नहीं। बिल्कुल स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर हम आगे चलते हैं। देखिएगा, अलास्का के बारे में कुछ बेसिक जानकारी और है जो आपको समझनी है। देखो, कुछ स्टेट हैं अमेरिका के, जैसे दो तो आपके सामने आ गए हैं, एक अलास्का आ गया है और एक हवाई द्वीप आ गया है। इसके अलावा एक है टेक्सास। ध्यान से सुनना, एक जो स्टेट है वो टेक्सास है, टेक्सास। एक जो है वो कैलिफोर्निया है। कौन सा? कैलिफोर्निया। ध्यान से सुनिएगा, एक जो है वो कैलिफोर्निया है। टेक्सास ले लीजिए या कैलिफोर्निया ले लीजिए या फिर मोंटाना ले लीजिए। कौन सा? मोंटाना ले लीजिए। ये जो तीन स्टेट हैं, ये जो तीन स्टेट हैं, इनकी खासियत ये है कि ये अमेरिका के बड़े राज्यों में गिने जाते हैं। अमेरिका के बिगेस्ट जो स्टेट हैं उनमें गिने जाते हैं ये तीनों। लेकिन जैसे ही अलास्का शामिल हुआ इसमें, क्या हुआ? जैसे ही इसमें अलास्का शामिल हुआ तो आप ऐसे समझ लें कि देखो, ये वाले जो स्टेट हैं, मैंने अभी आपको ये बताने की कोशिश की कि ये बड़े राज्यों में गिने जाते हैं। ये जो हैं बड़े राज्यों के अंतर्गत गिने जाते थे। लेकिन कब से बड़े राज्यों के अंतर्गत गिने जाते थे? 1959 से पहले, 1959 से पहले ये गिने जाते थे बड़े राज्यों में। लेकिन जैसे ही यहां पर एंट्री हो जाती है किसकी? अलास्का की। किसकी? अलास्का की। तो जैसे ही अलास्का की एंट्री हो जाती है तो इसका मतलब यह हुआ कि अब इन तीनों को मिला लीजिए आप। पहले मैं बात कर रहा था कि टेक्सास है, कैलिफोर्निया है और मोंटाना है। ये तीनों बड़े राज्यों में गिने जाते थे। सबसे पहले नंबर पर टेक्सास आएगा, उसके बाद कैलिफोर्निया आएगा, उसके बाद मोंटाना आएगा। लेकिन जैसे ही अलास्का शामिल हुआ, अलास्का के शामिल होते ही अब आप इन तीनों को मिला दीजिए। मतलब ये हुआ कि इन तीनों का जितना क्षेत्रफल अब होगा उतना अकेला किसका है? उतना अकेला अब अलास्का का है। तो इसका मतलब अब अगर यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का अगर सबसे बड़ा राज्य आपको पूछ लिया जाता है तो आप लगाइएगा कि वो कौन सा है?
अलास्का है। और बेसिक जानकारी जो है अलास्का की वो आप इसके बारे में जान चुके हैं, कहाँ से लिया गया, कब लिया गया, कौन सी जगह पर स्थिति है, ये सारी चीज़ें आपकी पहले से क्लियर हैं। तो एक काम करिए, अलास्का की बेसिक जानकारी का इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम 2-3 खान हैं उनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस पूछेंगे और सारी चीज़ें इसके साथ ही क्लियर हो जाएंगी नॉर्थ अमेरिका की। ठीक है, चलते हैं आगे। देखिए स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप इसका जल्दी से। देखिए कुछ खान हैं जो पूछी जाती हैं, जिनमें एक तो खान है ओंटारियो। ये जो भी लिखाऊंगा वो सब कुछ अमेरिका में होगा। यहाँ जो कुछ भी अब आने वाला है आपके सामने वो सब का सब किसका हिस्सा होगा, अमेरिका का हिस्सा होगा। ध्यान से सुनिएगा, कुछ बेसिक चीजें हैं जो आपके सामने आने वाली हैं इसमें। जैसे एक खान है जो कि बूटे की खान कहलाती है। क्या कहलाती है? बूटे खान। और बूटे खान जो है वो तांबे की खान है सबसे बड़ी। किसकी खान है? तांबे की खान है। ध्यान से सुनिएगा। अगली जिस खान की हम बात करने वाले हैं ये है ओंटारियो खान। ओंटारियो खान। और ओंटारियो खान की जब हम बात करेंगे तो ये सबसे बड़ी गोल्ड की खान होगी। किसकी? स्वर्ण की या गोल्ड की खान होगी। इसके अलावा एक शहर है डेट्रॉइट के नाम से। किस नाम से? डेट्रॉइट। ध्यान से सुनना, बहुत बार पूछा जाता है, मैं लिख देता हूं नीचे ये शहर है। कुछ खासियत वाली चीजें मैं आपके सामने करा रहा हूं। तो डेट्रॉइट शहर जो है वो जाना जाता है किस उद्योग के लिए? कार उद्योग के लिए। फिर से सुन लीजिएगा, ऊपर 2 खान लिखी हुई हैं जिनमें एक तो तांबे की खान है जो कि बूटे की खान के नाम से जानी जाती है। दूसरी जो है वो स्वर्ण खान है जो कि ओंटारियो के नाम से जानी जाती है। तीसरा जो आपके सामने लिखा हुआ है वो एक शहर का नाम है डेट्रॉइट, जो कि कार उद्योग, मोटर कार जो होती हैं, कार का मतलब है मोटर कार, जो उद्योग हैं उनके निर्माण से संबंधित, उनके पार्ट से संबंधित, उनके टायर्स बनाने से संबंधित, रबड़ का उत्पादन करने से संबंधित बहुत सारी चीज़ों में ये विशेष स्थान रखता है। लेकिन कार के उद्योग में ये विश्व में प्रथम स्थान रखता है। चीज़ है। उसके बाद जब हम बात करेंगे तो एक शहर और है लॉस एंजल्स नगर। कौन सा? यहां पर लिखूंगा मैं आपके सामने, लॉस एंजल्स नगर। इसकी खासियत ये है लॉस एंजल्स की कि ये जो शहर है ये फिल्म उद्योग के लिए जाना जाता है। किसके लिए जाना जाता है? फिल्म उद्योग के लिए। अब देखिए आपने एक वर्ड सुना होगा हॉलीवुड। हॉलीवुड एक्चुअल में हम बोल देते हैं हॉलीवुड की मूवी है। हॉलीवुड एक जगह का नाम है। हॉलीवुड जैसे मुंबई में, यहाँ पर जो फिल्म सिटी है वो मुंबई में है और अधिकांश जो मूवी बनती है बॉलीवुड की वो मुंबई में ही शूट होती हैं। जितने भी एक्टर एक्ट्रेस हैं अधिकांशतः वो सब कहाँ रहते हैं? मुंबई में रहते हैं। ठीक वैसे ही अमेरिका के जो एक्टर एक्ट्रेस हैं वो सब हॉलीवुड में अधिकांशतः रहते हैं। और जहाँ पर जो फिल्म सिटी बनी हुई है, जहाँ पर मूवीज़ की रिकॉर्डिंग चलती रहती है, जहाँ पर मूवीज़ के लिए पिक्चराइजेशन हो रहा होता है, जहाँ नई मूवी बन रही होती हैं, वो सारी की सारी चीज़ें इस लॉस एंजल्स नगर में होती हैं। और इस लॉस एंजल्स में ही स्थित है कौन सा? हॉलीवुड। ध्यान रखिएगा, हॉलीवुड जो है वो एक जगह का नाम है और वो इस लॉस एंजल्स में ही आती है। इसलिए हॉलीवुड जो है वो फेमस हो गया है मूवीज़ के लिए। अदरवाइज हॉलीवुड एक शहर का या नगर का नाम है। ये चीज़ें जो हैं आप क्लियर कर लीजिए फटाफट से, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आपके सामने चीज़ें बिल्कुल क्लियर हैं। और ये जो कॉन्टिनेंट है वो लगभग अब खत्म हो चुका है आपका। अब हम जो पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं साउथ अमेरिका के बारे में या दक्षिण अमेरिका के बारे में। क्लियर? तो फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप इसका, फिर हम आगे चलते हैं और आपको साउथ अमेरिका के बारे में, साउथ अमेरिका के बारे में क्या, साउथ अमेरिका ही ले चलते हैं, आपको शेयर कराते हैं दक्षिण अमेरिका की, ब्राज़ील की, अमेजन नदी की, इन सारी चीज़ों के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे हम। तो उत्तर अमेरिका जो है आपका कॉन्टिनेंट खत्म हो चुका है। बाकी के जो क्वेश्चंस आपके होंगे वो आप साथ ही साथ दे सकते हैं मुझे। तो अगर ऐसा हुआ कि जैसे कि अभी जो क्लास चल रही है आपके सामने इतनी देर में, आप तो ये तो समझ ही गए होंगे क्योंकि मैंने आपके कमेंट्स नहीं लिए हैं, क्योंकि ये क्लास जो है वो रिकॉर्डेड है और प्रीमियर चल रहा है, जैसे कि एक बार पहले भी क्लास चल चुकी है। क्योंकि आज मैं यहाँ इस टाइम पर नहीं हूँ जिस टाइम पर क्लास चल रही है, तो ये क्लास जो है सेशन जो है लाइव नहीं है। बट फिर भी आप थोड़ा सा अपनी जिम्मेदारी निभाइएगा, जितने भी शेयर आप करते हैं हमेशा वो करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और बाकी लोगों को जोड़ लीजिएगा। क्योंकि लास्ट टाइम जो एक्चुअली प्रॉब्लम ये है कि हमें बिल्कुल भी शौक नहीं है कि हम आपको एज ए प्रीमियर क्लास दें या रिकॉर्डेड क्लास दें, लेकिन आप भी समझते हैं कि कई बार सिचुएशंस बनती हैं ऐसी, आपको भी काम होते हैं, हमें भी काम होते हैं, तो वो मैनेज करना पड़ता है हमें। कई बार आप ऑफ कर देते हैं, कई बार हम भी ऑफ कर देते हैं, लेकिन कई बार हम कोशिश करते हैं कि ऑफ ना हो, इसके बदले में आपको कुछ तो मिल जाए। और कुछ मिलने का मतलब ये है कि देखो पढ़ाने वाला मैं ही हूँ, कंटेंट वही है, सारी चीज़ें प्रॉपर तरीके से, बस इतनी सी प्रॉब्लम है कि मैं आपकी आज कमेंट नहीं ले पा रहा हूँ
क्योंकि ये क्लास जो है वो रिकॉर्डेड है, तो ज़्यादा सोचने की, समझने की, परेशान होने की इस चीज़ को लेकर के ज़रूरत नहीं है कि क्लास जो है वो लाइव नहीं है। ऐसा कुछ भी नहीं है, लाइव की तरह ही फील होगी आप। बस आप ठीक से पढ़िए, शेयर करिए, लाइक करिएगा वीडियो को जितने भी लोग जुड़े हुए हैं, और जो भी क्वेरीज हैं आपकी, जब ये क्लास खत्म हो जाए, अभी कमेंट करेंगे क्योंकि वो मुझे दिखेंगे नहीं, तो जब ये क्लास खत्म हो जाए उसके बाद कमेंट करिएगा जितने भी क्वेश्चंस आपको हों, या फिर एक काम करिएगा, लिख के रख लीजिएगा जो भी क्वेरीज हों। अगली क्लास जैसे ही लाइव होगी तो पहले की जो क्लास का 10 मिनट का सेशन होगा, मैं आपके क्वेश्चंस के लिए आपको रख दूंगा उसको, फिर आप चाहें तो वो सारी चीज़ें मुझे वहाँ पर पूछ सकते हैं अगली क्लास में। तो आज कुछ ज़्यादा परेशान होने की जरूरत है नहीं, जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो आराम से पढ़ते रहिएगा, और क्लास खत्म होने के बाद कमेंट छोड़ दीजिएगा, नहीं छोड़ते हैं तो क्वेश्चंस बना लीजिएगा, अगली क्लास में वो मैं आपके क्वेश्चंस ले लूँगा, उसके बाद अगली क्लास में स्टार्ट करूँगा। ठीक है, चलते हैं आगे, तो अगले कॉन्टिनेंट की तरफ चलते हैं। देखिएगा, अब हम जो पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं दक्षिण अमेरिका के बारे में। किसके बारे में पढ़ने वाले हैं? देखिएगा, अगला जो आपका कॉन्टिनेंट अब आने वाला है वो है दक्षिण अमेरिका। ध्यान से सुनिएगा, दक्षिण अमेरिका है। नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका, उत्तर अमेरिका और दक्षिण अमेरिका। देखिएगा, अब मैं आपको एक इमेज दिखाने की कोशिश करता हूं जिससे कि आपके लिए थोड़ा सा आसान हो जाएगा। देखिएगा, दक्षिण अमेरिका की जब हम बात करेंगे, ये वाला कॉन्टिनेंट देखिए, अगर आप लोग समझदार हैं और क्लास को स्टार्टिंग से ले रहे हैं तो मुझे कमेंट करके बता दीजिए यहीं पर, या आप खुद से सोच लीजिएगा क्योंकि आप पता है आपको, लेकिन कमेंट जब करेंगे तो मैं बाद में भी देख सकता हूं। बट मैं ये पूछना चाहता हूं आपको कि ये वाला जो एरिया है, यहां पर ये जो जगह है ये कौन सी जगह है, ये वाली जो क्षेत्र है। एक तो मैं आपको ये पूछने वाला हूं, पहली चीज, और दूसरी चीज मैं आपको ये पूछने वाला हूं। तो दो चीजों के जवाब आपको देने हैं, फटाफट से दे दीजिए। आप यहां कमेंट कर सकते हैं, यहां दे दीजिए, लिख के रख सकते हैं, लिख के रख लीजिएगा, क्योंकि ये डिस्कशन जो है आज की क्लास का वो अगली क्लास में भी मैं आपको कराऊंगा। आपको ये फील नहीं होगा कि ये रिकॉर्डेड क्लास है। देखिएगा, तो यहां पर जो सागर है वो है प्रशांत महासागर। कौन सा? प्रशांत महासागर है इस जगह पर। ध्यान से सुनिएगा, और आपको कुछ लोगों को तो इसमें से पता भी होगा कि ये प्रशांत है। इसके अलावा जब हम बात करेंगे इस साइड में यहां पर, तो यहां जो सागर है वो अटलांटिक है। कौन सा है? वो है अटलांटिक। शायद ये कलर आपको दिखाई दे नहीं रहा होगा तो मैं ब्लैक ही ले लेता हूं। देखिएगा, यहां पर जो है वो अटलांटिक ओशियन है, अटलांटिक महासागर है ये वाला। अब जो मैं आपको दिखाने वाला हूं वो एक ऐसा ऑब्जेक्ट है जो कि इन दोनों ही सागरों को जोड़ने का काम करता है। देखिएगा, एक तो ये वाला महाद्वीप जो उत्तर अमेरिका आपको दिखाई दे रहा है, और एक ये वाला महाद्वीप जो दक्षिण अमेरिका आपको दिखाई दे रहा है। यहां वाला जो क्षेत्र है वो एक नहर के द्वारा जोड़ा गया है। बहुत बार ये पूछा जाता है कि दोनों कॉन्टिनेंट्स को जोड़ने वाली जो ऑब्जेक्ट है वो क्या है? वो होगी नहर, और नहर का नाम है पनामा नहर। क्या नाम है? पनामा नहर इस जगह पर। लेकिन मैं ये जानना चाहता हूं कि मान लीजिए यहां पर पनामा नहर में जो अटलांटिक ओशियन है या फिर जो प्रशांत महासागर है, प्रशांत ओशियन है, अगर ये ना दिए हो ऑप्शन में, पहली चीज ये सुन लो, आपको पहले या तो वो ये पूछेगा कि उत्तर अमेरिका दक्षिण अमेरिका के बीच में क्या है? पनामा नहर आपने लगा दी। अगर ये दोनों ऑप्शन में नहीं रखता, ना तो उसने साउथ अमेरिका रखा है ऑप्शन में, और ना ही उसने रखा है नॉर्थ अमेरिका, वो सागरों के बीच में पूछना चाहता है, तो आपका आंसर जो होगा वो होगा प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर। अब उसने मान लीजिए कि अटलांटिक भी जो है वो ऑप्शन से हटा दिया। ध्यान से सुनिएगा, अटलांटिक ओशियन भी उसने ऑप्शन से हटा दिया है। अब वो फिर पूछता है कि पनामा नहर जो है वो किस किस को जोड़ती है। पानी पीना बहुत जरूरी है। देखिएगा, जल ही जीवन है, आप जानते हैं। देखिए, तो अगर अटलांटिक ओशियन भी आपके ऑप्शन में नहीं दे रखा है उसने, इसका मतलब ये होगा जल से ही जीवन है। देखिएगा, एक्चुअली यहां ना स्टूडियो में भागवत चल रही होती है, कई सारे व्यास बैठे हैं आगे, तो आप समझते ही हैं कि फिर देखिएगा आगे, देखिए, बट आप यहां समझने की कोशिश करिएगा। अटलांटिक भी ऑप्शन में नहीं मिलता है। अब अटलांटिक नहीं है तो इसका मतलब होगा यहां पर होगा कैरिबियन सी या कैरिबियन सागर। बहुत सारी चीजें वो पनामा से रिलेटेड पूछता है। अगर वो ये भी नहीं रखता है तो आप लगाइएगा कि इस जगह पर है कैरिबियन सागर है, और कैरिबियन सागर से आप समझ जाएंगे
कि जो वेस्ट इंडीज की बात की जाती है, जो भी लोग क्रिकेट में इंटरेस्ट रखते हैं वो समझते होंगे कि जो कैरिबियन सागर का देश है वेस्ट इंडीज, जैसे क्रिस गेल का आपने नाम सुना होगा, एक धावक हैं उसेन बोल्ट, उनका नाम आपने सुना होगा, तो उनको कैरिबियन देश के कह दिया जाता है या कैरिबियन खिलाड़ी कह दिया जाता है। कैरिबियन इसीलिए कह दिया जाता है क्योंकि यहां पर जो सागर है वो कैरिबियन सागर के नाम से है और पूरा का पूरा जो वेस्ट इंडीज है वो कैरिबियन सागर में ही बसा हुआ है, इसीलिए उसको कैरिबियन बोल दिया जाता है। क्लियर यहां तक? चलते हैं देखिए आगे। तो बेसिक जानकारी जो थी वो मैं आपको बता चुका हूं। और अगर आपको यह पूछ लिया जाए कि जो पनामा नहर है, पनामा नहर पर बना हुआ सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है, तो आप लगाइएगा कि बंदरगाह है कोलन बंदरगाह। पनामा नहर पर बना हुआ सबसे बड़ा बंदरगाह अगर आपको पूछ लिया जाता है तो लगाइएगा कोलन। सामान्य तौर पर सिर्फ इतना याद रखना है कि नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका को कोई चीज जो जोड़ती है वो पनामा नहर कहलाती है। बस बेसिक जानकारी इतनी थी। बाकी अगर डेप्थ में जाता है तो अटलांटिक और पैसिफिक आप लगा सकते हैं, अटलांटिक या फिर कैरिबियन आप लगा सकते हैं। तो अभी जो हम पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं दक्षिण अमेरिका के बारे में, और दक्षिण अमेरिका की लोकेशन आपको पता चली गई है। तो बेसिक जो चीज़ है दक्षिण अमेरिका की वो हम स्टार्ट करते हैं। अब देखिएगा दक्षिण अमेरिका, इसके साथ ही देखिएगा अगर कोई कहे कि मध्य अमेरिका, दक्षिण अमेरिका के साथ ही अगर बात चला दी जाए कि मध्य अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, मध्य अमेरिका, इन दोनों को इसके अलावा वेस्ट इंडीज, वेस्ट इंडीज को कहा जाता है पश्चिमी द्वीप समूह। क्या कहते हैं? पश्चिमी द्वीप समूह। तो वेस्ट इंडीज कह दिया जाए, दक्षिण अमेरिका कह दिया जाए, मध्य अमेरिका कह दिया जाए, इन सब को मिला करके एक इसमें वर्ड और जुड़ जाता है मैक्सिको। ध्यान से सुनिएगा, मैक्सिको। अगर इन सब को मिलाकर के हम बात करें, इन सब को, मैक्सिको को, दक्षिण अमेरिका को, मध्य अमेरिका को और पश्चिमी द्वीप समूह को या फिर वेस्ट इंडीज को, तो ध्यान से सुनिएगा, इन सब को मिलाकर के कहा जाता है लैटिन अमेरिका। लैटिन का मतलब यहां बाद से होता है, लेटर होता है ट्राइलेटर, इस तरीके से। तो जो लेटर है, जो लैटिन है, इसका मतलब होता है बाद वाला। तो ये जो है वो मिलकर के कहलाती है लैटिन अमेरिका। लैटिन अमेरिका ये कहलाता है। और जो लैटिन शब्द है वो लैटिन भाषा का है, और लैटिन भाषा जो है वो कई भाषाओं की जननी मानी जाती है। ध्यान से सुनिएगा, इन चारों चीजों को मिलाकर के लैटिन अमेरिका कहा जाता है, और लैटिन शब्द जो है वो लैटिन भाषा का है, और लैटिन भाषा को कई अन्य भाषाओं की जननी कहा जाता है। जैसे कि संस्कृत से हिंदी जो भाषा का उदय हुआ है और भी कई बोलियों या भाषाओं का उदय हुआ है, ठीक उसी प्रकार जो लैटिन भाषा है उससे कई सारी भाषाएं बनी है, जिसमें पुर्तगीज है, स्पेनिश है, जर्मनी की भाषा है, कई सारी भाषाएं हैं। चाहे तो आप लिख सकते हैं, देखिएगा लैटिन भाषा से कई भाषाओं का जन्म हुआ है, जिनमें स्पेनी भाषा है, जर्मनी भाषा है, पुर्तगाली भाषा है, स्पेनी है, जर्मनी है, पुर्तगाली है, इतावली है। इटली की जो भाषा है वो क्या कहलाती है? इतावली कहलाती है। ध्यान से सुनिएगा, तो इतावली है। इन सारी भाषाओं का जो उदय हुआ है वो लैटिन भाषा से हुआ है। किस भाषा से हुआ है? लैटिन भाषा से हुआ है। बिल्कुल ठीक है, क्लियर है यहां तक? चलते हैं, देखिएगा आगे। अब तो साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट जिसकी हम बात कर रहे हैं, एक थोड़ा सा मैप इसका हम देख लेते हैं कि कौन सा देश जो है किस जगह पर स्थित है। ध्यान से सुनिएगा, कौन सा जो देश है वो किस जगह पर स्थित है। उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि जिस हम वेस्ट इंडीज की बात कर रहे थे, देखिएगा जिस वेस्ट इंडीज की हम बात कर रहे थे वो देखो ये वाला जो एरिया आपको नजर आ रहा है इस मैप पर, ध्यान से देखिएगा, ये जो नाम लिखे हुए हैं इस जगह पर, इतने जितने भी नाम लिखे हुए हैं ये सब के सब वेस्ट इंडीज के अंतर्गत आते हैं। भले ही इस वाले कॉन्टिनेंट को जब आप देखेंगे तो इस वाले कॉन्टिनेंट से ये दक्षिण में है। किस साइड में है? दक्षिण में है। लेकिन इनको दक्षिणी द्वीप समूह नहीं कहा जाता, बल्कि इनको पश्चिमी द्वीप समूह कहा जाता है। और पश्चिमी द्वीप समूह कहने का मतलब ही इसलिए है क्योंकि जब पूरी दुनिया के साथ कंपेयर करते हैं इसको, सिर्फ नॉर्थ अमेरिका साउथ अमेरिका के साथ नहीं, जब हम इसको पूरी दुनिया के साथ कंपेयर करेंगे तो आप देखेंगे कि रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड जो है वो इस साइड में छूट जाता है, इस वाले एरिया में। क्योंकि आपको पता है अफ्रीका भी इधर ही है, यूरोप भी इधर ही है, एशिया भी इधर ही है। तो पूरी दुनिया के पश्चिमी साइड में, मतलब कि इस वाली साइड में स्थित है ये
इसलिए इस क्षेत्र को पश्चिमी द्वीप समूह या वेस्ट इंडीज के नाम से जाना जाता है। जितने भी देश आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे होंगे वो सबके सब जो हैं वो कैरिबियन सी के होंगे या पश्चिमी द्वीप समूह के होंगे। देखिएगा आगे, अब हम नॉर्थ अमेरिका को बिल्कुल खत्म कर चुके हैं, साउथ अमेरिका की तरफ चलते हैं। देखिएगा, ये जो मैप आपको नजर आ रहा है वो साउथ अमेरिका का है। कौन सा है? साउथ अमेरिका का है। तो मैं अब एक क्वेश्चन पूछने वाला हूं आपको, और वो ये है कि इस मैप को देखने के बाद आप मुझे ये बता दो कि इस मैप में कौन सा देश है, ध्यान से सुनना, इस मैप में कौन सा देश है जो कि ब्राजील देश को टच नहीं करता है। ध्यान से सुन लें, जल्दबाजी की जरूरत है नहीं। आप खुद से या तो यहां कमेंट कर दीजिएगा या फिर आप खुद से लिख लीजिएगा इन सारी चीजों को कि ब्राजील की जब हम बात करते हैं, इस कॉन्टिनेंट की जब हम बात करेंगे तो हम ये पाएंगे कि देखिए इक्वाडोर आपको दिखाई दे रहा होगा, एक देश का नाम है इक्वाडोर। देखिए इस जगह पर जो देश है वो इक्वाडोर है। देखो ये वाला, तो एक तो ये जो आपको दिखाई दे रहा है इक्वाडोर के, इक्वाडोर जो है वो टच नहीं करता किसको? ब्राजील को, क्योंकि ब्राजील जो है इस महाद्वीप का सबसे बड़ा देश है जो आपको यहां पर दिखाई दे रहा है। देखिए ब्राजील की खासियत लिखिएगा, सबसे बड़ा देश है इस कॉन्टिनेंट का। सबसे बड़ा देश अगर कोई पूछा जाता है तो ब्राजील है, और सबसे छोटा अगर कोई पूछा जाता है तो आपको सबसे नीचे यहां दिखाई दे रहा है जो कि है फॉकलैंड। कौन सा है? फॉकलैंड है। फॉकलैंड जो है वो सबसे छोटा है। देखिए इस मैप के अलावा अगर आप कभी कोई और मैप देखेंगे तो अधिकांश तौर पर क्या होता है कि जहां पर फॉकलैंड लिखा हुआ है उसके नीचे या उसके बराबर में आपको कहीं ना कहीं यूके लिखा मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? यूके लिखा मिल जाएगा। और इस यूके का मतलब जो है वो यूनाइटेड किंगडम है। अब यूनाइटेड किंगडम क्या होता है वो सुन लीजिए। स्कॉटलैंड को मिलाइए, उत्तरी आयरलैंड को मिलाइए, इंग्लैंड को मिलाइए और लंदन को मिलाइए। इन सभी जगहों को जब आप मिला देंगे एक जगह पर तब वो बन जाएगा क्या? यूनाइटेड किंगडम या यूके। अब आप इसको ब्रिटेन भी कह देते हैं, अब आप इसको इंग्लैंड भी बोल देते हैं, लेकिन जब आप मैप देखेंगे तो आपको कहीं भी वर्ल्ड के मैप पर इंग्लैंड लिखा हुआ नहीं मिलेगा, क्योंकि इंग्लैंड जो है वो इस ग्रुप को कहा जाता है, कोई पर्टिकुलर एक जगह नहीं है, इस ग्रुप को इंग्लैंड कहा जाता है। इसीलिए मैप पर देखने पर आपको इंग्लैंड नहीं मिलता, ब्रिटेन मिल जाता है या यूनाइटेड किंगडम मिल जाता है, आपको यूके मिल जाता है। तो यहां यूके क्यों लिखा हुआ है? वर्ल्ड का जब आप मैप देखेंगे, जैसा कि मैं आपको कई बार दिखा चुका हूं, सेंट हेलेना द्वीप पर भी आपको यूके लिखा मिलेगा, फॉकलैंड के नीचे भी आपको यूके लिखा मिलेगा, और हो सकता है कई और द्वीप भी हों जिन पर आपको यूके लिखा मिल जाए। इसका सीधा सीधा सा मतलब यह है कि इन क्षेत्रों पर आज भी यूनाइटेड किंगडम का अधिकार है, चाहे वो पूरी तरीके से हो या फिर वो राजनीतिक रूप से हो। राजनीतिक रूप से मतलब है जैसे जब हम चाइना की बात करते हैं तो चाइना ने राजनीतिक रूप से सिंगापुर पर और मकाऊ पर, दोनों क्षेत्रों पर अपना अधिकार कर रखा है। तो यूनाइटेड किंगडम का भी यही है। हो सकता है कि इन क्षेत्रों पर पूरी तरीके से अधिकार हो, या हो सकता है आंशिक रूप से या राजनीतिक रूप से अधिकार हो इन क्षेत्रों पर, इसीलिए इनके नीचे यूके लिखा रहता है, यूनाइटेड किंगडम लिखा रहता है। क्लियर यहां तक? तो देखिए ब्राजील वाला जो एरिया है जो आपको नजर आ रहा है, देखो उरुग्वे भी इसको टच कर रहा है, पराग्वे भी इसको टच कर रहा है, अर्जेंटीना भी इसको टच कर रहा है, बोलीविया भी इसको टच कर रहा है, पेरू भी टच कर रहा है, कोलंबिया भी कर रहा है, वेनेजुएला भी कर रहा है, गुयाना भी कर रहा है, सुरिनाम है, फ्रेंच गुयाना है, सबके सब देश इसको टच करते हैं, सिर्फ दो देशों को छोड़कर, सिर्फ दो देशों को छोड़कर। एक तो आपको दिखाई दे रहा है इक्वाडोर और दूसरा आपको दिखाई दे रहा है क्या? चिली। दो देश ऐसे हैं, चाइल या चिली इसको बोल सकते हैं, जो कि ब्राजील को टच नहीं करते हैं। अदरवाइज बाकी के सब देश जो हैं इस महाद्वीप के ब्राजील को टच कर रहे होते हैं। तो सबसे बड़ा देश ब्राजील और सबसे छोटा देश कौन सा है? फॉकलैंड है। इसके आगे देखो, यहां पर जो जगह आपको दिखाई दे रही है, इस जगह पर ध्यान से सुनना, यह जगह मैं यहां नाम लिख देता हूं, यह एक द्वीप है जिसका नाम है टेरा डेल फ्यूगो। ध्यान से सुनना, टेरा डेल फ्यूगो ये एक द्वीप है। टेरा डेल फ्यूगो एक द्वीप है जो इस महाद्वीप में जो मुख्य भूमि है
दक्षिण अमेरिका महाद्वीप की जो मुख्य भूमि है उस मुख्य भूमि से अलग एक छोटा सा आइलैंड है, एक छोटा सा द्वीप है। द्वीप की लोकेशन आप सब लोग जानते हैं, डेफिनेशन आप सब लोग जानते हैं, जिसके चारों तरफ पानी होगा वो क्या हो जाएगा, द्वीप हो जाएगा। तो द्वीप कौन सा है, टेरा डेल फ्यूगो है। और एक चीज और सुन लो, मैंने ये कहा, जैसे मैं आपको थोड़ा सा दूसरे मैप पर दिखाने की कोशिश करूंगा, एक चीज देखिएगा, ये मैप मैं आपको सिर्फ टेरा डेल फ्यूगो के लिए दिखाना चाहता हूं। देखिए ये जो मैप अभी आपने देखा है साउथ का, साउथ अमेरिका का, वो यही तो है। देखो यहां पर जो आपको दिखाई दे रहा है ये क्या है, ये फॉकलैंड है। जो मैंने अभी आपको दिखाया ये कौन सी जगह है, ये फॉकलैंड है। और इसी के नीचे मैंने अभी आपको दिखाया था कि यूके लिखा हुआ है। देखो इस वाले मैप को देखने की कोशिश करना, ये फॉकलैंड है जैसा कि आपको नजर आ रहा है। तुरंत इसके मैप के बाद आप आएंगे ये फॉकलैंड, और ये वाली जगह जो दिखाई दे रही है इस कलर से जो इंडिकेट किया गया है ये है जिसकी अभी हम बात कर रहे थे, जिसकी अभी हम बात कर रहे थे टेरा डेल फ्यूगो की। टेरा डेल फ्यूगो जो है यहां आप शायद पहचान नहीं पा रहे थे, लेकिन आप जब इस मैप को देखेंगे तो आप पाएंगे कि टेरा डेल जो फ्यूगो है, देखो ये वाला जो एरिया है अलग कलर से जो इंडिकेट किया गया है ये मुख्य भूमि से अलग है, क्योंकि व्हाइट कलर जहां तक आपको दिखाई दे रहा है ये मुख्य भूमि है। इसके नीचे वाला जो एरिया आपको नजर आ रहा है ये पानी है। तो इन दोनों ही जगहों के बीच में, इन दोनों ही जगहों के बीच में अगर आपको देश पूछ लिया जाता है तो ये वाला मैप देखिएगा, अर्जेंटीना आपको नजर आ रहा है और चिली आपको नजर आ रहा है। चिली जो है वो इस तरीके से इसलिए रिप्रेजेंट किया जाता है क्योंकि ये पूरा जो है पर्वतीय एक देश है, एंडीज पर्वत है यहां पर। मैं अभी आपको उसके बारे में डिटेल में कराऊंगा, पहले भी आप बस थोड़ा सा देशों के बारे में समझ लीजिए। इस महाद्वीप में दक्षिण में जो देश है अर्जेंटीना, अर्जेंटीना की मुख्य भूमि से थोड़ा सा अलग यहां पर जो देश है वो कहलाता है टेरा डेल फ्यूगो। है तो एक द्वीप, टेरा डेल फ्यूगो के नाम से है। और ये जो जगह है इसके बीच में यहां पर ये जो एरिया है ये है मैगलन जल संधि। क्या नाम है, मैगलन जल संधि। तो बहुत बार पूछा जाता है कि जो टेरा डेल फ्यूगो द्वीप है वो किस संधि के द्वारा दक्षिण अमेरिका महाद्वीप से अलग होता है। तो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप से अलग होने की जो संधि है वो कहलाती है मैगलन जल संधि, जो इसको दक्षिण अमेरिका महाद्वीप से अलग कर लेती है। तो फटाफट से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से एक बार, जिससे कि आप इन चीज़ों को लंबे समय तक याद रखें और चीज़ें भूलें नहीं। जल्दी से फटाफट से ले लीजिए, फिर हम थोड़ा सा आगे चलते हैं और बेसिक जानकारी की तरफ बढ़ते हैं। इस मैप पर देखिएगा, स्क्रीनशॉट आपका हो गया होगा, चलते हैं। देखिए दो मैप मैं आपके सामने खोलूंगा अब, क्योंकि अब हमें दो मैप की जरूरत पड़ने वाली है। देखिए एक तो ये वाला मैप जो कि इधर रखा जाएगा आपके लिए, देखिएगा ये वाला जो मैप है, एक तो आपको ये देखना है, देखिएगा एक इस मैप की हम बात करेंगे, और इसके अलावा एक मैप जो अभी हम डिस्कस कर रहे थे, देखिए ये वाला, एक हम इसकी बात करेंगे। दोनों पर ही हमको काम करना है, क्योंकि इन दोनों के बिना अब चीज़ें समझ में आएंगी नहीं, तो एक साथ आपको ये पढ़ने पड़ेंगे दोनों। देखिएगा, देखिए अब इधर दोनों ही आपके सामने मैप लगा दिए गए हैं। अब आपको देखना यह है कि मैं कुछ बेसिक जो जानकारी है इनसे रिलेटेड वो आपके सामने रखूंगा। एक तो इक्वाडोर देश, देखिए ये जो देश आपको दिखाई दे रहा है इस जगह पर, ध्यान से सुनना, ये जो मैप आपको यहां नजर आ रहा है इक्वाडोर का, इस वाले मैप में जब आप इसको देखेंगे, इस वाले मैप में जब आप इसको देखेंगे तो ये जो है वो इस जगह पर स्थित है। देखिए इक्वाडोर आपको नजर आ रहा है वो इस जगह पर है। और यहां पर एक ज्वालामुखी है, एक वॉल्केनो है और सक्रिय ज्वालामुखी है जो कि कहलाता है कोटोपैक्सी। क्या कहलाता है, कोटोपैक्सी कहलाता है। देखिएगा मैं इधर लिख देता हूं इक्वाडोर में। मैंने दोनों इसलिए खोले हैं क्योंकि ये जो है वो फिजिकल मैप है और ये जो है वो पॉलिटिकल मैप है, और कुछ चीजें फिजिकल मैप में दिखा दी जाती हैं, कुछ चीजें पॉलिटिकल मैप में दिखा दी जाती हैं। तो ये पॉलिटिकल है और ये फिजिकल है, ये राजनीतिक है और ये भौतिक है। दोनों ही जो है वो नॉर्थ साउथ अमेरिका के मैप हैं। यहां पर इक्वाडोर जो है, यहां पर भी इक्वाडोर है। देखिएगा तो मैं इधर लिखूंगा क्योंकि इधर पर थोड़ा सा स्पेस ज्यादा मिल जाएगा हमें लिखने के लिए। देखिएगा इस जगह पर एक ज्वालामुखी है जो कि कहलाता है कोटोपैक्सी। क्या कहलाता है, कोटोपैक्सी कहलाता है। और खासियत यह है कि विश्व का सबसे ऊंचा
कंडीशन लगा करके, विश्व का सबसे ऊंचा क्या है? सक्रिय ज्वालामुखी है। ध्यान से सुनिएगा, अगर कभी आपको विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी पूछा जाता है तो आप लगाइएगा कोटोपैक्सी। और कोटोपैक्सी जो है वो किस कॉन्टिनेंट में है, अगर ये पूछा जाता है तो लगाइएगा दक्षिण अमेरिका। और अगर देश पूछ लिया जाता है तो आप लगाइएगा कौन सा? इक्वाडोर। देखिए आ गया। अगर आपको इंडियन ज्योग्राफी याद है तो मैंने आपको उसमें कुछ जीव संरक्षण परियोजनाएं कराई थी, जिसमें गिद्ध संरक्षण था, हाथी संरक्षण था, टाइगर प्रोजेक्ट थे। उसमें मैंने आपको एक दिन एक कछुआ के बारे में बताया था, ओलिव रिडले के बारे में, और यह कहा था कि वो उड़ीसा के तट पर पाया जाता है, बट बहुत ही कम संख्या में वो मिलते हैं भारत में। ओलिव रिडले उस प्रजाति का नाम था, और ओलिव रिडले जो है वो सबसे ज्यादा जो पाया जाता है वो इस जगह पर पाया जाता है। ये जो मैप आप देख पा रहे हैं वो गोलपागोस आइलैंड है और साउथ अमेरिका का है, दक्षिण अमेरिका का है। तो ओलिव रिडले जो है इधर लिखेंगे हम, देखिएगा ओलिव जो रिडले की एक प्रजाति है और ये प्रजाति कछुओं की है, ओलिव रिडले। इसके बारे में मैं आपको पहले ही डिटेल में करा चुका हूं, जब हम भारत में कछुआ प्रजनन केंद्र के बारे में या कछुआ संरक्षण प्रजनन केंद्र के बारे में जब हम पढ़ रहे थे तब आपको इसको डिटेल में पूरा पढ़ चुके हैं। इसलिए मैंने आपको उस दिन समझा दिया था कि हमें इसकी फ्यूचर में जरूरत पड़ेगी जिस दिन हम साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट के बारे में पढ़ रहे होंगे। तो गोलपागोस में है ओलिव रिडले, और गोलपागोस एक्चुअल में है तो एक अलग कंट्री के तौर पर, लेकिन ये जो है राजनीतिक रूप से इक्वाडोर जो है इसी के अधिकार में रहता है, क्योंकि इसके पास में है। पॉलिटिकल मैप पर बहुत सारी चीजें नहीं दिखाई जाती हैं, फिजिकल मैप पर दिखा दी जाती हैं। तो ओलिव रिडले आप याद रखिएगा इक्वाडोर में है, और इक्वाडोर का सक्रिय ज्वालामुखी मैं आपको करा चुका हूं। इसके अलावा अगर आप इस मैप को देख पा रहे हैं तो देखिए यहां पर एक नाम लिखा हुआ है, क्योंकि अब एक्चुअल में मैं जूम करूंगा तो चीजें फिर बिगड़ जाएंगी मैप पर, तो समझ लीजिएगा कि यहां पर जो कुछ लिखा हुआ है उसका नाम है चिम्बाराजो। क्या नाम है? चिम्बाराजो। चिम्बाराजो जो है वो भी एक ज्वालामुखी है, और कोटोपैक्सी जो है वो भी एक ज्वालामुखी है। दोनों में अंतर यह है कि ये जो है वो एक्टिव वॉल्केनो है और ये जो है वो डेड वॉल्केनो है। मतलब ये एक मृत ज्वालामुखी है, ये एक सक्रिय ज्वालामुखी है। दोनों चीजों में अंतर देखिएगा। चिम्बाराजो की जब बात करेंगे तो आप लिखिएगा कि ये मृत ज्वालामुखी में गिना जाता है और वो एक्टिव या सक्रिय ज्वालामुखी में गिना जाता है। तो अब इन दोनों में अंतर होता क्या है? कभी अगर पूछ भी लिया जाता है आपको कि डिफरेंस क्या है एक्टिव वॉल्केनो में और डेड वॉल्केनो में, तो ध्यान से सुनिएगा। एक्टिव का मतलब ये होता है कि कोई भी एक ऐसा ज्वालामुखी, कोई भी एक ऐसा वॉल्केनो जिसमें कई 100 साल से, कुछ तो ऐसे ज्वालामुखी हैं जिनमें लगातार हजारों साल से लगातार आग, गैस, जलवाष्प, राख, धुआं, ये सारी चीजें जो हैं हमेशा निकलती रहती हैं, मतलब प्रज्वलित होती रहती हैं हमेशा 24 घंटे। और ये एक दिन से नहीं है बल्कि कई हजार साल से। कई ऐसे द्वीप हैं, कई ऐसे वॉल्केनोज हैं जिनमें कई हजार साल से लगातार, कई हजार साल से लगातार विस्फोट होता आ रहा है। वो क्या कहलाते हैं? सक्रिय कहलाते हैं। मृत का मतलब यह है कि 100, 200, 500 या 1000 या 4, 6, 10,000 साल पहले किसी जगह पर एक ज्वालामुखी का उद्गार हुआ था, एक ओरिजिन हुआ था वॉल्केनो का, और कई 100 साल के बाद वो धीरे धीरे ठंडा हुआ, ठंडा होकर के वो शांत हो गया, और उसमें आज तक कभी कोई विस्फोट नहीं हुआ है, और फ्यूचर में भी उसमें कोई विस्फोट होने के चांसेस नहीं है। तो वैसे ज्वालामुखी को कहा जाता है मृत ज्वालामुखी। तो एक चीज और सुन लें अब यहीं पर एक चीज और सुन लीजिए, शांत को भी समझ लो। शांत का मतलब ये होता है कि कोई भी ज्वालामुखी जिसमें पिछले कई 100 साल से लगातार कभी एक कोई ज्वालामुखी फटा था 100, 200, 500 साल के बाद, और लेकिन फ्यूचर में अभी वो शांत है बट फ्यूचर में वो कभी भी फिर से एक्टिव हो सकता है, तो उसको कहा जाता है शांत, मृत जो फ्यूचर में कभी एक्टिव नहीं होगा, और सक्रिय जो हमेशा एक्टिव रहेगा। तीनों चीजें क्लियर हैं आपकी? चलते हैं अब आगे, देखिएगा। और बेसिक जानकारी की जब हम बात करेंगे तो हम ये पाएंगे कि ये वाला जो एरिया आपको नजर आ रहा है
इस वाले मैप में जब आप देखेंगे तो ये जो है वो एंडीज पर्वत श्रेणी है, बिल्कुल ऊपर से स्टार्ट होकर के इस मैप में यहां तक बिल्कुल साउथ तक देखिएगा, इस मैप में बिल्कुल यहां से स्टार्ट होकर के यहां तक एक पर्वत श्रृंखला है जो कि एंडीज पर्वत श्रृंखला कहलाती है। जिस दिन हम इंडिया के हिमालय के बारे में पढ़ रहे थे तो उस दिन आपको बताया था द माउंटेन हिमालय में कि अगर कभी पूछा जाए कि विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है, लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज अगर पूछी जाती है विदाउट एनी कंडीशन, तो आप लगाइएगा एंडीज। लेकिन अगर उसमें कंडीशन रख दी है, कोई कुछ शर्त रख दी है कि पूर्व से पश्चिम विस्तृत बताइए या फिर उत्तर से दक्षिण विस्तृत बताइए, तो आपको फिर सोचना पड़ेगा। अगर पूर्व से पश्चिम की लंबाई की विस्तृत श्रृंखला के बारे में वो पूछेगा तो हिमालय लगाइएगा, और उत्तर से दक्षिण की जब पूछेगा तो आप लगाइएगा कौन सी, तब आप लगाइएगा एंडीज पर्वत श्रृंखला, क्योंकि अरावली जो है वो विश्व की सबसे प्राचीन है, वो मैं आपको करा चुका हूं। अरावली सबसे प्राचीन है, एंडीज सबसे लंबी है विश्व की लेकिन उत्तर से दक्षिण में, और हिमालय भी सबसे लंबी है पूर्व से पश्चिम में। दोनों चीजें क्लियर हैं। एंडीज के बारे में थोड़ी सी जानकारी लेंगे तो मैं इस मैप को थोड़ा सा हटाऊंगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, सिर्फ हमें इसकी जरूरत पड़ने वाली है। जल्दी करिएगा क्योंकि स्क्रीनशॉट आप नहीं ले पाते हैं तो फिर आपको रोना लगता है। जल्दी करिएगा। देखिए चलते हैं आगे। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में अब हम सिर्फ फिजिकल मैप को देखेंगे। देखिएगा, जब आप इस वाले मैप को देखते हैं, बोर्ड ऐसे नहीं कर सकता है, मशीनरी है गड़बड़ कर जाती है, कोई बात नहीं, चलो ऐसे ही समझने की कोशिश करिए। देखिएगा जिन चीज़ों की अभी हमें ज़रूरत है बस वो हम समझने की कोशिश करेंगे थोड़ा सा। देखिए, एंडीज पर्वत की हम बात कर रहे थे, पूरे के पूरे महाद्वीप को कवर करने के लिए एंडीज है, पश्चिमी साइड को पूरे को कवर करती है। और अगर कभी आपको ये पूछ लिया जाता है कि एंडीज पर्वत श्रृंखला की लंबाई कितनी है, तो आप लगाइएगा 6,990 किलोमीटर। कितना? 6,990 किलोमीटर, ज़्यादा हो गया। देखिएगा 6,990 किलोमीटर, ये इसकी पूरी लंबाई है। किसकी? एंडीज की। पूरे एंडीज की लंबाई पूछी जाती है। अंतर आप देखिएगा कि हिमालय पर्वत की पूछा जाए लंबाई तो लगभग 2,500 किलोमीटर है, 2,500 है, वो मैं आपको करा चुका हूं। एंडीज की पूछी जाती है 6,990 किलोमीटर है। और एंडीज पर्वत से ही देखो, ये वाली जो मैप पर आपको बहुत सारी रिवर्स नजर आ रही होंगी, इन रिवर्स में देखिएगा यहां पर ये वाली जो नदी आपको नजर आ रही है, ये वाली सारी की सारी जो नदियां हैं वो इसी नदी में आकर के मिल जाती हैं। जो ये नदी आपको दिखाई दे रही है, आसपास से आने वाली जो नदियां हैं, एक्चुअल में ये जो नदी है वो नदी है अमेजन। कौन सी नदी है? वो अमेजन नदी है। और बहुत सारी नदियां जो अमेजन नदी में आकर के मिल रही हैं, देखिएगा ये बहुत सारी नदियां हैं जो अमेजन नदी में आकर के मिलती हैं। तो इधर से आने वाली नदियां जो अमेजन में आकर के मिल रही हैं, इधर से आकर के मिल रही, बहुत सारी नदी आपको दिखाई दे रही होंगी अमेजन में। तो अमेजन नदी को और अमेजन नदी की जितनी भी सहायक नदियां हैं, क्या हैं? अमेजन नदी की जितनी भी सहायक नदियां हैं, इन नदियों को और अमेजन नदी को सम्मिलित रूप से अमेजन प्लाटा कह दिया जाता है। क्या कह दिया जाता है? अमेजन प्लाटा कह दिया जाता है। ध्यान से सुनिएगा, अमेजन नदी और अमेजन नदी की जितनी भी सहायक नदियां हैं, इनको सम्मिलित रूप से अमेजन प्लाटा बोल दिया जाता है। और कभी आपको अमेजन की अगर ये पूछ ली जाए कि अमेजन किस स्थान से निकलती है, एंडीज पर्वत पर अगर अमेजन का स्थान पूछ लिया जाता है, तो आप लगाइएगा यहां पर एक पर्वत श्रृंखला है जो कि मिसमी के नाम से है। किस नाम से है? मिसमी के नाम से। ध्यान से सुनिएगा, मिसमी जो पर्वत है एंडीज पर, उसमें से निकलती है कौन सी नदी? अमेजन नदी। और आप इतना तो समझ ही सकते हैं कि इधर की तरफ अगर बह रही है तो कौन से सागर में जाकर के गिरेगी? वो गिरेगी
अटलांटिक सागर में। कहाँ पर? अटलांटिक सागर में गिरेगी अमेजन नदी। और अमेजन नदी की अगर आपको, अमेजन नदी जो है वो अटलांटिक सागर में गिर जाएगी। तो देखिएगा आज की क्लास में हम आपको सिर्फ उतना ही कराएंगे जितना कि अभी तक आपने पढ़ लिया है। बाकी का जो है टॉपिक इस कॉन्टिनेंट का हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। तो आज और बाकी जितने भी लोग जुड़े हुए हैं क्लास में वो सब लोग चैनल को शायद सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और शेयर करते रहिएगा, क्योंकि आज आपने देख लिया है रिकॉर्डेड क्लास थी तो बट पढ़ाने वाला तो मैं ही हूँ, चैनल वही है, कंटेंट वही है, बस आपको आराम से पढ़ना था। कुछ भी ऐसा नहीं है जो आपकी समझ में नहीं आया होगा। फिर भी अगर आपको लगता है कि ऐसा कुछ है तो आप कमेंट छोड़ दीजिएगा और अगली क्लास में हम उसको ले लेंगे। तो आज सिर्फ इतना ही कराएंगे और बाकी की क्लासेस अभी आपकी होंगी इस क्लास के बाद जिस रूल से चलती हैं उसी तरीके से। तो तब के लिए सब लोग टेक केयर, गुड नाइट, थैंक यू।